Good morning friends. Today we will discuss here long transmission line. अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का अपन ने पूरा डेरिवेशन कर लिया है ना, अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन का डेरिवेशन कर लिया। अब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अपन ने ABCD पैरामीटर भी निकाल लिए, A क्या होता है, B क्या होता है, C क्या होता है, D क्या होता है। हाँ, अब अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में अपने पास एक टर्म आई थी गामा। गामा को अपन ने कंसिडर किया था रूट ऑफ y इंटू जे। इसको अपन ने ये कंसिडर किया, इसको बोलते हैं वेवलेट। क्या बोलते हैं इसको? वेवलेट बोलते हैं ना। तो आपकी जो भी एनर्जी होती है, द एनर्जी इन ट्रांसमिशन लाइन आर ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेवलेट। आपकी जो एनर्जी होती है इन द ट्रांसमिशन लाइंस, एनर्जी विल ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेवलेट। वेवलेट की फॉर्म में आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है, एक लाइन एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल्स करती है। और दिस वेवलेट को क्या बोलते हो? दिस इज कंसिडरेबल एज प्रोपोगेशन ऑफ इसी वेवलेट को प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी बोलते हो। भाई आपकी एनर्जी है ना जो किस रूप में ट्रेवल्स कर रही है, वेवलेट की। और वेवलेट को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन ऑफ वेव। एक और पॉइंट, दिस स्लोप एट विच द स्लोप एट विच वेवलेट ट्रेवल्स, wavelet travels is called propagation cost। जो स्लोप होता है जिसपे आपकी वेवलेट ट्रेवल्स कर रही है, स्लोप एट विच वेवलेट्स या वेव गेट्स प्रोपोगेट इज कॉल्ड आपका प्रोपोगेशन कॉस्ट। ट्रेवल्स करती है उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कॉस्ट। इसको आपको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इस। अब ये आपके पास कोई भी आपके पास प्रोपोगेशन कॉस्ट। अब मैंने यहाँ पे y और z क्या लिया था? y तो लिया था आपने एडमिटेंस, y तो क्या था अपने पास? एडमिटेंस g प्लस जे ओमेगा सी। z क्या था अपने पास? सीरीज इम्पीडेंस r प्लस जे ओमेगा, ये लिया था। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, रूट लोगे, तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो एक पार्ट तो आपके पास अल्फा आएगा और एक पार्ट आपके पास क्या है? हाँ, तो अपन ये भी बता सकते हैं कि जो भी आपकी वेव्स होती है, जो भी आपकी वेव्स ट्रेवल्स कर रही है, वो किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो आपकी वेव्स ट्रेवल्स कर रही है किस फॉर्म में ट्रेवल्स कर रही है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो उसमें एक तो इमेजिनरी पार्ट होगा और एक क्या होगा? रियल पार्ट होगा। इमेजिनरी पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट होगा। इसको तो बोलोगे आप फेज और इसको बोलोगे आप एटोमिस। इसको बोलोगे आप यहाँ पे बीटा आ रहा है तो फेज कांस्टेंट, और ये क्या होगा आपके पास? एटोमिस। ये फेज कांस्टेंट होगा, ये आपके पास एटोमिस होगा। तो आपके वेवलेट्स में क्या क्या आ गए? तो अल्फा आ गए, बीटा आ गए। बीटा आपका फेज कांस्टेंट है और ये क्या है आपके पास? एटोमिस। तो इसके बारे में लिख लें, एवरी वेवफॉर्म कोई सी भी वेवफॉर्म हो, बाय डिफॉल्ट एवरी वेवफॉर्म बाय डिफॉल्ट हैव कौन कौन सी क्वांटिटी? कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई सी भी वेवफॉर्म हो आपके पास क्या ले रही? कॉम्प्लेक्स नंबर।
अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर किसी वेवफॉर्म का आ रहा है तो उसमें एक अल्फा होगा एक भी बीटा होगा, हाँ? तो अल्फा और बीटा होगा। द इमेजिनरी कंपोनेंट इज कंसिडर एज imaginary number of waveform is considered phase of the waveform। भाई imaginary number को क्या बोलोगे, phase ही तो बोलोगे आप। imaginary number of the waveform is considered as phase, हाँ? imaginary number को तो आप phase consider करोगे। so इसलिए अपन इस वेवफॉर्म में क्या है, सो बीटा, देखो बीटा आ रहा है ना, इज कंसिडर एज फेज कांस्टेंट, हाँ? आपका बीटा फेज कांस्टेंट बन गया, हाँ? भाई मैंने बोला कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी पावर है, ट्रेवल्स कर रही है वेव के रूप में। आपकी जो पावर्स है वो किसके रूप में जा रही है, वेव्स की तरह जा रही है, हाँ? तो जो आपकी पावर्स वेव्स के रूप में जा रही है, तो अब वेव्स के रूप में जा रही है तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा, हाँ? उस स्लोप को क्या बोलोगे आप, प्रोपगेशन कांस्टेंट। द एनर्जी इन ट्रांसमिशन लाइन ट्रेवल्स इन द वेव, ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ द वेव, दैट इज कंसीडर्ड एज ए प्रोपगेशन ऑफ वेव। और जो इसका स्लोप होता है उसको आप वेवलेट बोलते हैं या प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हो, हाँ? जब मैंने इसको कंसीडर किया यहाँ पे वेवलेट को, जब मैंने यहाँ पे वेवलेट को जब मैंने यहाँ पे कंसीडर किया तो क्या आ गया, रूट ऑफ वाई जेड। अब जो रूट ऑफ वाई जेड आया तो वो क्या आ गया आपके पास, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने को पता है कि एक तो रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जो उसका इमेजिनरी पार्ट होता है, एवरी वेवफॉर्म्स बाय डिफॉल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो imaginary component of the या फिर imaginary number of the waveform is considered उसको आप फेज कंसीडर करते हो, हाँ? तो बीटा, इसमें बीटा क्या हो जाएगा आपके पास, फेज कांस्टेंट, हाँ? और रियल नंबर के बारे में लिख देते हैं, और इसकी यूनिट क्या होगी भाई बीटा की, इसकी यूनिट क्या होगी, आपके पास यूनिट होगी रेडियन पर मीटर, ठीक है? अब अपन अल्फा के बारे में देखते हैं। फॉर स्टेबिलिटी कंसीडरेशन, रियल नंबर, फॉर स्टेबिलिटी कंसीडरेशन एवरी वेवफॉर्म have attenuation। आपके एवरी वेवफॉर्म्स क्या रखती है, एटेन्यूएशन रखती है। सो रियल कंपोनेंट ऑफ अल्फा कैन बी कंसिडर्ड एज एटेन्यूएशन। सो रियल कंपोनेंट ऑफ वेव क्या है आपके पास, रियल कंपोनेंट अल्फा इज कंसिडर एज फेज कांस्टेंट। और जो है अल्फा की जो यूनिट होती है, आपके पास डिग्री। अल्फा की क्या यूनिट होती है आपके पास, डिग्री, ठीक है? ये अपन ने देखा फेज कांस्टेंट क्या होता है, या प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या होता है, एटेन्यूएशन क्या होता है, हाँ? अब देखो सुनो, अगर आप आर को भी 0 कर दो, फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, आर भी आपके पास 0 हो जाएगा और आपके पास जी भी 0 हो जाएगा, हाँ? अपने पास गामा क्या आ रहा था, रूट ऑफ आर प्लस जी ओमेगा सी, ये तो आपके पास वाई था, इंटू
आर, हाँ आर ले लो, स्मॉल आर ले लो, प्लस जे ओमेगा एल, इसको भी कैपिटल में ले लो फिर ना। अगर आपने जी भी जीरो ले लिया और आर भी जीरो ले लिया, आपने आर भी जीरो ले लिया और आपने जी भी जीरो ले लिया, लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, तो वाई क्या आ गया आपके पास? तो केवल आपके पास फेज है, आपके पास फेज है, आपके पास एटेन्यूएशन कांस्टेंट आपके पास क्या आ गया? जीरो। आपके पास कोई एटेन्यूएशन कांस्टेंट नहीं है, आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? आपके पास अल्फा क्या आ गया? आपके पास जीरो, आपके पास एटेन्यूएशन नहीं है। तो आपकी जो वेवफॉर्म होगी, जो आपकी वेवफॉर्म होगी केवल ऐसी, ऐसे ट्रेवल्स के लिए लॉसलेस ट्रांसमिशन एकदम, ना तो डिके हो रही ना इंफिनिटी, है ना। चलो ठीक है, अब अपन अगला पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस देखो, अपन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में, अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो आपका, आप लंप्ड पैरामीटर को कंसीडर नहीं कर सकते। जो अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस का अपन ने डिस्कस किया, तो अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए अपन ने लंप्ड नेटवर्क यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि अपन फुल ऑफ लेंथ के लिए उसको कवर नहीं कर पा रहे थे, पूरी लेंथ के लिए उसको कवर नहीं कर पा रहे थे। तो अपन ने कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क समझा, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड अपन ने पर यूनिट लेंथ के लिए अपन ने कैलकुलेट किया, पर यूनिट लेंथ के लिए अपन ने कैलकुलेट किया, हाँ पर यूनिट लेंथ के लिए अपन ने वोल्टेज ड्रॉप निकाला, पर यूनिट लेंथ के लिए अपन ने करंट निकाली। तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होना चाहिए वो भी तो यही होना चाहिए, द रेशियो ऑफ द पर यूनिट लेंथ वोल्टेज ड्रॉप और पर यूनिट लेंथ आपका करंट ड्रॉप। क्योंकि अपन लंप्ड नेटवर्क को तो डिस्कस कर ही नहीं रहे, लंप्ड नेटवर्क को तो अपन डिस्कस कर ही नहीं रहे, तो अपना जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस भी होगा वो भी आपका वोल्टेज और करंट का ही रेशियो होगा, लेकिन किसका आपके लिए जो डेल बी और डेल आई आपने निकाला, जो आपने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए डेल बी और डेल आई निकाला था उसी का रेशियो। तो इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, इसमें अपन थोड़ा सा डेफिनेशंस लिख लेते हैं। इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन द इंपीडेंस इज नॉट कंसीडरेबल, इन लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन the impedance is not considerable as lumped parameter, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए जो अपन इंपीडेंस को अपन लंप्ड पैरामीटर की तरह कंसीडर नहीं कर सकते। दिस इज बिकॉज ऑफ टोटल लाइन should not, this is because of total length of line should not considerable, should not be considerable। इसमें क्या हुआ, आपकी ट्रांसमिशन लाइंस की टोटल लेंथ या उसको आपने पूरे को आपकी कंसीडर कर ही किया ही नहीं, हाँ वो जितना लंबा है वो उसकी कितनी लेंथ है उसको आपने पूरा कंसीडर किया, हाँ तो फिर इसके लिए अपन कैसे कंसीडर करते हैं? इसके लिए अपन डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंसीडर, बिकॉज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉन लीनियरिटी, क्योंकि यहां पे आपके पास क्या आ जाती है, नॉन लीनियरिटी आ जाती है, एग्जिस्टिंग ऑफ नॉन लीनियरिटी, हाँ यहाँ पे नॉन लीनियर पैरामीटर आ जाती है। इसीलिए अपन इसको
लम्प्ड पैरामीटर से डिस्कस नहीं कर पाए, लम्प्ड पैरामीटर से इसको अपन कंसीडर नहीं कर पाए। हाँ, तो अब अपन सो इम्पीडेंस इज कैलकुलेटेड एज, सो इम्पीडेंस इज कैलकुलेटेड, या फिर कैसे आपने माना इसको, इम्पीडेंस इज कैलकुलेटेड एज रेशियो ऑफ वोल्टेज ड्रॉप टू रेशियो ऑफ करंट ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का रेशियो करंट ड्रॉप्स के रेशियो से इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट और यूनिट लेंगे। पर्टिकुलर है ना, और दिस impedance is called characteristic impedance. The impedance so calculated can be this impedance so calculated, impedance as calculated can be called कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। भाई सिंपल सी बात है, जो अपनी ट्रांसमिशन लाइन्स है उसको अपन लम्प्ड पैरामीटर के लिए डिस्कस नहीं कर सकते, उसको अपन लम्प्ड पैरामीटर में डिस्कस नहीं कर सकते, तो उसके लिए अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को कंसीडर किया। अब जब आपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर को कंसीडर किया तो उसका क्या छोटा सा सेगमेंट लिया और उसमें वोल्टेज और करंट का रेशियो लिया, आपने इम्पीडेंस निकाला। यही मैंने लिया कि यही आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है। तो आपने बताया कि किसका वोल्टेज ड्रॉप डेल वी डिवाइडेड बाय डेल आई इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अपन ने लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में डेल वी की वैल्यू निकाली थी और वो आई थी आई जेड इंटू डेल एक्स, और ये वैल्यू आई थी वी वाई इंटू डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स। ये तो क्या होगा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, ये तो क्या होगा आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। डेल एक्स से डेल एक्स, डेल एक्स से डेल एक्स कैंसिल, और ये क्या होगा आपके पास 1/z इंटू जेड अपॉन 1/z इंटू जेड अपॉन। तो जेड को अपन ने बताया, इस जेड को अपन लिखा था, याद है मैंने लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए जेड क्यू ये हो जाएगा आपके पास, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो रूट ऑफ जेड, ठीक है। अगर मैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात करूँ और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन,
लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए बात करूं तो जी भी आपका 0 लेना है और आर भी आपका 0 लेना है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, आपके पास क्या हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा आर प्लस जे ओमेगा है, और ये क्या हो जाएगा जी प्लस जे ओमेगा से। हाँ, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल हो गया, और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या आ गया, रूट ऑफ एल बाई सी। इसको आप सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं। Here ZL is called surge impedance. इसको आप क्या बोलते हो, सर्ज इम्पीडेंस, ZL। Where ZL is called surge impedance. Where ZL is called surge impedance. अगर आप सर्ज इम्पीडेंस की डेफिनेशन लिखना चाहो, the impedance which corresponding power is surge impedance load. Impedance of the line corresponding to surge impedance loading. Impedance of the line corresponding to surge impedance loading is called surge impedance. सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के कॉरस्पॉन्डिंग जो इम्पीडेंस आता है उसी को आप सर्ज इम्पीडेंस, मतलब क्या बोल रहा है ये कि जब आपने ट्रांसमिशन लाइन पे लोडिंग की, लोडिंग किसके बराबर आ रही है, आपके सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर, तो उसको आप किसको बोलते हो, सर्ज इम्पीडेंस। अब देखो ये जो सर्ज इम्पीडेंस है इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट आ रहा है क्या आपके पास, ये जो आपके पास जेड ऑफ एन की वैल्यू आई है, जो जेड ऑफ एन की वैल्यू आई है सर्ज इम्पीडेंस की, क्या इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट आया, नहीं ना, तो आप बोल सकते हो सर्ज इम्पीडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। सर्ज इम्पीडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव इन नेचर। हाँ, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं, तो इसका केवल रेजिस्टिव नेचर होगा, केवल अल्फा है ना, केवल रियल पार्ट है तो ये रेजिस्टिव इन नेचर है। हाँ, और इन इसकी यूनिट भी ओम में होगी, इसकी यूनिट क्या होगी फिर, ओम होगी, इंपीडेंस की यूनिट ओम होगी। द रेंज ऑफ सर्ज इंपीडेंस, रेंज ऑफ सर्ज इंपीडेंस इज 40 ओम टू 400 ओम। हाँ, ये भी लिख लो, 40 ओम होता है आपके पास अंडरग्राउंड केबल, और 400 ओम होता है आपके पास फॉर ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पे अपने पास एक चीज आ गई, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो अगला टॉपिक अपन ये पढ़ेंगे, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। कुछ नहीं होता भाई, अपन ने सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के बारे में पढ़ा। तो देखो अपन जो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके जो पैरामीटर है उसको अपन लम्प्ड पैरामीटर नहीं मान रहे, अज्यूम नहीं कर रहे, क्योंकि उसमें टोटल आपकी लेंथ कवर नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर कंसिडर किया, और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर में आपने डेल वी और डेल आई लिया, वोल्टेज ड्रॉप लिया, लेकिन कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए लिया। तो पर्टिकुलर सेगमेंट का वोल्टेज और पर्टिकुलर सेगमेंट की करंट किसके बराबर आया आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक, उनका रेशियो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस के बराबर आया। उसको मैंने थोड़ा सा सोल्व किया और आपके पास क्या आ गया, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर प्लस जे ओमेगा सी, है ना, जो भी आपके पास आया।
फिर अपन ने फॉर लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए कंसीडर किया, लॉसलेस ट्रांसमिशन की लाइन के लिए क्या किया अपन ने, रेजिस्टेंस को जीरो कर लिया, कंडक्टेंस को जीरो कर लिया, दोनों को जीरो किया, तो अपने पास क्या आ गया, सर्ज इंपेडेंस क्या आ गया, रूट ऑफ एल बाई सी। अब जो रूट ऑफ एल बाई सी आया अपने पास, ये आपके पास प्योरली रेजिस्टिव है, इसमें कोई अपने पास इमेजिनरी कंपोनेंट नहीं आ रहा, तो ये प्योरली क्या आपके पास रेजिस्टिव नेचर है, ये आपके पास कंपोनेंट प्योरली रेजिस्टिव नेचर है। इसके बारे में अपन ने बोला कि द इम्पीडेंस कोरोस्पोंडिंग टू द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग, जब आपका लोड सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर अप्लाई कर रखा है, आपका लोड जो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग के बराबर है, तब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन का जितना इम्पीडेंस अकर होता है, जितना इम्पीडेंस आप कैलकुलेट करते हो, तभी उसी को बोलते हो सर्ज इम्पीडेंस। ठीक है, तो द इम्पीडेंस है लिखा रखा है, इम्पीडेंस ऑफ द कोरोस्पोंडिंग टू द सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग इज कॉल्ड सर्ज इम्पीडेंस। इसकी यूनिट अपने पास ओम में आई, ओम ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, प्योरली रजिस्ट्रियो आया। अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो अंडरग्राउंड केबल के लिए 40 ओम और है ट्रांसमिशन लाइन के लिए 400 ओम। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट चलते हैं, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होती है। अब अपन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं ना, तभी आया अपने पास सर्ज इंपेडेंस और सर्ज इंपेडेंस लोडिंग। हाँ भाई, अपन लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अपन ने आर को और जी को क्या कर रखा है, अपन ने जीरो अज्यूम कर रखा है कि भाई मेरे पास मेरी ट्रांसमिशन लाइन में ना कोई रेजिस्टेंस है, ना ही कोई रिएक्टेंस। सर्ज इंपेडेंस लोडिंग क्या होती है भाई सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो क्या होता है कि देखो मैं फर्स्ट बता रहा हूं कि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास कैपेसिटेंस है, आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, इंडक्टर है। हाँ, तो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है, जो उसको कैपेसिटेंस है, वो क्या करेगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आपके पास क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। आपके पास जो कैपेसिटेंस है वो एनर्जी को स्टोर करेगा। अगर उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी है और ओमेगा सी। हाँ, क्योंकि आपके ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अपने ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कांस्टेंट होता है, तो अगर अपने ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कांस्टेंट है, तो ये पावर भी अपने पास क्या हो गई, कांस्टेंट बन गई। भाई आपकी ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस आता है, तो कैपेसिटेंस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, रिएक्टिव पावर को स्टोर करता है। क्यों, क्यू ऑफ सी क्या होगा, ओमेगा v स्क्वायर ओमेगा सी। अब ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। आपकी ट्रांसमिशन लाइन का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है, तो ये वाली एनर्जी या ए वाली पावर आपकी क्या है, कांस्टेंट। अब जब आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो हो रही है, तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक इंडक्टर भी होता है। ये तो क्या होता है, ड्यू टू कैपेसिटर, किसके कारण आ गया, कैपेसिटर के कारण। अब उसमें आपके पास इंडक्टर भी होगा, तो इंडक्टर आपकी पावर को, आपकी रिएक्टिव पावर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, आपकी इंडक्टर आपकी पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या करता है, आई स्क्वायर ओमेगा। इंडक्टर क्या करेगा, आपकी पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब मान लो ये तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपकी ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उसी की कैरेक्टरिस्टिक है ना, कि उसी का कैपेसिटेंस पावर को जनरेट कर रहा है, रिएक्टिव पावर दे रहा है, और उसी का इंडक्टर आपकी रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर मान लो मैंने कुछ ऐसी, अब ये जो आपका इंडक्टर, जो आपका इंडक्टर है जो आपकी रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये थोड़े कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो क्या है, कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वी टर्म आ रहा है, वी आपका ट्रांसमिशन लाइन का कांस्टेंट होता है, तो ये तो आपके पास कांस्टेंट है। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये आपके पास कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आई आ रहा है। हाँ, अब आई किस पे डिपेंड करेगा, लोडिंग पे। भाई जितना लोड बढ़ाओगे आप, तो उतनी करंट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। जितने में लोड बढ़ाऊंगा उतनी करंट बढ़ेगी। तो ये जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हो, तो आपका रिएक्टर या इंडक्टर आपका क्या करता है, पावर को एब्जॉर्ब करना, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना इंक्रीज कर देता है। हाँ, ये जीरो से इंक्रीज कर, धीरे धीरे जैसे आप करंट बढ़ाओगे, तो आपकी इंडक्टिव के द्वारा जो एब्जॉर्ब है, क्यू एब्जॉर्ब है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। हाँ, तो एक पर्टिकुलर कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे आपका कैपेसिटर और इंडक्टर के द्वारा जो
कैपेसिटर जितनी पावर जनरेट करेगा उतना इंडक्टर आपका पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये कैसी कंडीशन भी आएगी, क्यों, क्योंकि ये धीरे 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 आपकी एब्जॉर्बिंग पावर इंक्रीज होती जा रही है। किस पे इंक्रीज क्यों होती जा रही है, क्योंकि आपके पास आई स्क्वायर इंक्रीज हो रहा है, लोड इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास आई इंक्रीज हो रहा है, आई इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास इंडक्टर के कारण जो आपके पास रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये कंडीशन आपके पास आई। हाँ, और इसी कंडीशन पे जब आप कैलकुलेट करते हो तो इसी कंडीशन को आप बोलते हो सर्ज इम्पीडेंस। इस कंडीशन पे जब आपका ट्रांसमिशन लाइंस की एब्जॉर्ब पावर और जनरेटेड पावर दोनों बराबर होती है, ट्रांसमिशन लाइंस की आपकी रिएक्टिव पावर बाय एब्जॉर्ब, रिएक्टिव पावर बाय जनरेट, कैपेसिटर तो आपका जनरेट करेगा और इंडक्टर आपका एब्जॉर्ब करेगा। तो दोनों पावर जब बराबर हो जाती है तो उसी लोडिंग को आप बोलते हो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। उसी लोडिंग को अपन बोलेंगे सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो V स्क्वायर ओमेगा C इक्वल्स टू आई स्क्वायर ओमेगा एल। हाँ, तो यहाँ से आई अपॉन V अपॉन आई की वैल्यू अपने पास आ जाएगी रूट बाई एल सी, और यही तो मैंने सर्ज इम्पीडेंस निकाला अभी थोड़ी सी देर पहले। अब इसको अपन थोड़ा सा डेफिनेशन में लिख लेते हैं। यही है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग और कुछ नहीं, यही सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग है ना। अब लिखते हैं फुल बेटर विजिबिलिटी। अच्छा नजर आता है। ठीक है, अपन लिखते हैं कैपेसिटेंस पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस, द कैपेसिटेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, कैपेसिटेंस पैरामीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन are generate reactive power the capacitance parameter of transmission lines are generate reactive power which is expressed as Q generation V स्क्वायर ओमेगा सी, जो कि आपकी क्या होती है, कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट बिकॉज ऑपरेटिंग वोल्टेज इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज कांस्टेंट पावर बिकॉज ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट। क्योंकि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज कांस्टेंट है, इसलिए ये पावर भी आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी ना। कैपेसिटेंस पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन जनरेट रिएक्टिव पावर व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज V स्क्वायर ओमेगा सी, है ना। और दिस पावर विल बी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट। अगली पॉइंट लिखते हैं with increasing the loading, with increasing in loading, line inductance also absorb the reactive power, which is expressed in the कैसे Q जनरेशन Q absorb
क्या हो जाएगी आपके पास आई स्क्वायर इंटू ओमेगा इन जैसे जैसे आप लोड को बढ़ाओगे विच इन विद इंक्रीजिंग इन लोडिंग लाइन्स इंडक्टेंस आल्सो एब्जॉर्ब द रिएक्टिव पावर विच एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ या इन which can be estimated as जैसे देखो which can be estimated जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास जैसे जैसे आपके पास करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे उसकी भी इंक्रीज होगी। द वैल्यूज changes with loading conditions. This value change with loading condition. ये वैल्यू आपके पास लोडिंग कंडीशन के साथ साथ चेंज होगी। अब एक पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन ऐसी आएगी जिसमें आपके दोनों की दोनों पावर बराबर हो जाएगी, उसी कंडीशन को आप बोलते हो सर्ज इम्पीडेंस। इन अ पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशंस इन अ पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन in a particular loading conditions reactive power generated by capacitance reactive power generated by capacitance equal to reactive power absorbed by inductance। एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशंस आएगी इन अ पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशंस रिएक्टिव पावर जनरेटेड बाय कैपेसिटेंस इक्वल टू रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब इंडक्टेंस। द टोटल लोडिंग इज कॉल्ड सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। दिस लोडिंग इज कॉल्ड सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। इस लोडिंग को आप क्या बोलते हो सर्ज इंपीडेंस लोडिंग। अगर इसका आपको डेरिवेशन करना है तो छोटा सा डेरिवेशन है, दोनों पावर को बराबर कर दो, वहां सर्ज इंपीडेंस आ जाएगा, उसी को आप सर्ज इंपीडेंस लोडिंग बोलते हो। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया कि आपके पास Q जनरेटेड बराबर Q एब्जॉर्ब आ रही है V स्क्वायर ओमेगा C इक्वल टू I स्क्वायर ओमेगा L। यहाँ से आपके पास V अपॉन I जो सर्ज इंपीडेंस के बराबर आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ L बाई C। ठीक है, अब देखो रिएक्टिव पावर क्या करती है? रिएक्टिव पावर कंट्रोल करती है वोल्टेज को। किसके वोल्टेज को? ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज। अगर मान लो कोई ट्रांसमिशन लाइन आपकी ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्टिव पावर, तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा? डी कम हो जाएगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाँ, क्योंकि रिएक्टिव पावर में स्पष्ट बता देता हूँ, रिएक्टिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ड्रॉप। हाँ, अगर मान लो यहाँ पे आपके पास वोल्टेज Vs है और यहाँ पे आपका पास वोल्टेज Vr है, रिसीविंग एंड से सेंडिंग, अगर Vs माइनस Vr या फिर Vr माइनस Vs, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके पास ये पावर क्या होगा? एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा है, ज्यादा एब्जॉर्ब पावर कर रहा है। ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब रिएक्टिव पावर की आपके पास एब्जॉर्प्शन ज्यादा आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में देखो, सुनो, इन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग में क्या हो रहा है कि आप जितनी पावर को आपकी ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब करी उतनी पावर को डिलीवरी भी करनी। सुना, जितनी पावर को आपकी ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब करी उतनी पावर को आपकी ट्रांसमिशन लाइन से डिलीवर भी करनी। जितनी पावर को आपकी ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब कर रही है उतनी पावर को डिलीवर कर रही है, तो आपके पास डेल भी क्या आ जाएगा? आपके पास जीरो आ जाएगा। हाँ, क्यों? आपके पास है ही नहीं ट्रांसमिशन लाइन में, तो डेल भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और डेल भी एक ही कंडीशन पे जीरो आ जाएगा, जब आपके पास Vs और Vr क्या आ जाएंगे? दोनों की दोनों बराबर आ जाएंगे। तो क्या हुआ कि
जहां पे सेंडिंग एंड वोल्टेज पे जितना वोल्टेज था, सेंडिंग एंड पे जितना वोल्टेज था उतना ही वोल्टेज आपके पास रिसीविंग एंड पे आ गया। तो इस लाइन को आप बोलते हो फ्लैट लाइन। फ्लैट लाइन, इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, पूरा का पूरा वोल्टेज आपके पास पर यूनिट सेगमेंट पे या आप कहीं पे भी इस ट्रांसमिशन लाइन पे देख लो, हमेशा आपके पास वोल्टेज सेम मिलेगा। इसी को बोलते हो फ्लैट लाइन या इनफाइनाइट बस भी इसी को बोलते हो, इनफाइनाइट लाइन इसी को बोलते हो। हाँ सुनो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। रिएक्टिव पावर किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेल में। हाँ टेल में क्या होता है? वीएस माइनस वीआर, वीएस माइनस वीआर। अब सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ये बोल रही है, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग ये बोल रही है कि मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन है, मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कैपेसिटेंस है वो उतनी पावर है, वो उतनी पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो इतनी पावर डिलीवर कर रहा है जितने जितने की आपकी ट्रांसमिशन लाइन एब्जॉर्ब कर रही है, जितने की मेरे को इस ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ से लेकर के यहाँ तक पावर को ले जाने को जितनी रिएक्टिव पावर की जरूरत है, जितनी यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिएक्टिव पावर फ्लो हो रही है, उतने ये ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस इसको दे रहा है। जितनी ये इसका इंडक्टेंस, जितनी पावर इसका इंडक्टेंस एब्जॉर्ब कर रहा है, उतने उतनी पावर इसका कैपेसिटेंस डिलीवर कर रहा है। जब दोनों पावर बराबर है तो आपके पास कोई रिएक्टिव पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रिएक्टिव पावर की डिमांड नहीं पड़ेगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पावर फ्लो नहीं है। तो इस लाइन को आप बोलते हो फ्लैट लाइन या इनफाइनाइट लाइन बोलते हो, फ्लैट लाइन बोलते हो, क्योंकि आपके पास कोई रिएक्टिव पावर नहीं है। और इसके प्रत्येक टर्मिनल पे, प्रत्येक पॉइंट पे वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। इसके प्रत्येक टर्मिनल पे, प्रत्येक पॉइंट पे वोल्टेज आपका सेम होता है। ठीक है, लिख लेते हैं इसके बारे में भी अपन, फ्लैट लाइन के बारे में। थोड़ा सा चलो अपन पढ़ते हैं। फ्लैट लाइन, डालो टॉपिक इनफाइनाइट लाइन है, फ्लैट लाइन, या फिर इसी में अपन कंटिन्यू कर लेते हैं। एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग, सर्ज इंपेडेंस लोडिंग की बात हो रही है। एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग द कंटिन्यूस, एट सर्ज इंपेडेंस लोडिंग द कंटिन्यूस compensation of reactive power at surge impedance loading, surge impedance loading पे क्या होगा? The continuous compensation of reactive power take place so that throughout the line voltage throughout the lines is constant, so that voltage throughout the line is constant is called infinite line या flat line. Thereby this line is called flat line. This line is called flat line. Due to this continuous compensation, effective element, due to this effective compensation, due to this effective compensation, yeah, due to this continuous compensation, continuous compensation, due to this continuous compensation, the effective element of line is
ऑफ लाइन इज रेजिस्टेंस। जब आपके पास इफेक्टिव एलिमेंट ही रेजिस्टेंस है, कोई इंडक्टेंस और कोई कैपेसिटेंस नहीं है, तो आपका पावर फैक्टर क्या होने वाला है? यूनिटी पावर फैक्टर होने वाला है। तो आप ये भी बोल सकते हो इनफाइनाइट बस लाइंस या आपकी फ्लैट बस लाइंस क्या होती है? यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट होती है। यहाँ पे आपके पास यूनिटी पावर फैक्टर, thereby power factor of the lines is unity power factor, thereby power factor of line is unity। आपका पावर फैक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट पावर फैक्टर हो जाएगा। और यूनिटी पावर फैक्टर पे केवल एक्टिव पावर फ्लो होती है, रिएक्टिव पावर फ्लो नहीं होती है। अपन एक बड़ा है, रिएक्टिव पावर ओनली फ्लो एट यूनिटी पावर फैक्टर पे। आप केवल आपकी जो एक्टिव पावर है, जो आपके लोड में काम आने वाली पावर है, वही आपकी फ्लो हो रही है। रिएक्टिव पावर आपके ट्रांसमिशन लाइन में फ्लो ही नहीं हो रही। और ये आपके लिए बहुत बड़ी कंडीशन होती है, बहुत अच्छी कंडीशन। लिख लो इस पॉइंट को भी। At unity power factor, active power transfer is maximum. At unity power factor, active power transfer is maximum. Active power transfer is maximum. Therefore, surge impedance loading is the maximum capacity of the lines. या फिर इसको आपको रेटिंग ऑफ द लाइन्स ही बोल सकते हो। Therefore, thereby surge impedance loading is the maximum capacity of the line, या फिर इसको आप रेटिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं। रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इससे ज्यादा आपके पास ट्रांसमिशन लाइन में पावर फ्लो नहीं हो सकती। This can be also called ideal capacity of the transmission line. This can be called ideal capacity of transmission line. आइडियल कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। और सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग आप लिख सकते हो, क्या हो जाएगी भाई? सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग हो जाएगी आपके पास बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड सर्ज इम्पीडेंस, या बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट बाय एल बाय सी, तो सी बाय सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। ठीक है, थोड़ा सा और लिखना है इसमें। अब सुनो, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन्स रिएक्टिव पावर जनरेशन ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कम। अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टिव पावर जो अपन कैपेसिटी थी, कैपेसिटर जो आपके रिएक्टिव पावर जनरेट कर रहा था, वो अगर ज्यादा कर रहा है, और आपका ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस अगर आपका रिएक्टिव पावर कम कर रहा है, एब्जॉर्ब कम कर रहा है, आई स्क्वायर ओमेगा एल कम है आपकी, तो क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? आपका पावर फैक्टर लीडिंग नेचर का होगा, और आपका कैपेसिटेंस मोर डोमिनेंट होगा। कैपेसिटेंस इंटरफेस आपका मोर डोमिनेट होगा इंडक्टेंस इंटरफेस। इसका वाइस वर्सा देख लो, अगर आप उसका ऑपोजिट देखो, अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब कर रही है, रिएक्टिव पावर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही है जिसने जनरेटेड है, तो इंडक्टिव इंटरफेस ज्यादा होगा और आपका पावर फैक्टर लेगिंग पावर फैक्टर होगा। ठीक है, और 99% आपका ये होता है लेगिंग पावर फैक्टर। 90% लेगिंग पावर फैक्टर पे आपके सारे इक्विपमेंट वर्क करते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट और लिख लेते हैं ना।
सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग में थोड़ी सी छुरी जाता है ना। इफ द लोडिंग of transmission lines, if the loading of transmission lines of the line of the transmission line is less than, if the loading of the transmission line is less than the capacitance, less than surge impedance loading, surge impedance loading, surge impedance loading का मतलब ये कि आपका लोडिंग आपकी कम है, मतलब आपका क्या होगा, कैपेसिटर का इंटरफेस ज्यादा होगा इंडक्टर के इंटरफेस से, देन कैपेसिटर इंटरफेस डोमिनेट, देन कैपेसिटर इंटरफेस डोमिनेट आपका कैपेसिटर का इंटरफेस डोमिनेट करेगा एंड पावर फैक्टर इज लीड। पावर फैक्टर क्या होगा आपका, पावर फैक्टर लीडिंग पावर फैक्टर, इसका ऑपोजिट लिख लो, इफ द लोडिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन surge impedance loading, then inductance interface, inductive interface डोमिनेट करेगा एंड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, पावर फैक्टर लैगिंग इन नेचर, आपका पावर फैक्टर लैगिंग नेचर का हो जाएगा और आपके पूरी दुनिया में मैक्सिमम लैगिंग पावर फैक्टर ही मिलेगा। वर्ल्ड वाइड इट इज मोस्ट जनरल ऑपरेटिंग कंडीशंस ना, ये आपके पास वर्ल्ड वाइड इट इज मोस्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, मोस्ट जनरल ऑपरेटिंग कंडीशंस, जनरल ऑपरेटिंग कंडीशन that is line power factor always there, that is line power factor always lagging in nature। कभी कभी आपका लीडिंग नेचर होता है, हमेशा लीडिंग नेचर होता है। दिस इज कैन बी रीजन ट्रांसमिशन लाइन ऑलवेज रिप्लेस इन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, दिस कैन बी रीजन, यही रीजन है ट्रांसमिशन लाइन ऑलवेज रिप्रेजेंट एज resistance and inductance in series। इसलिए आपका ट्रांसमिशन लाइंस को आप सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब अपन नेक्स्ट क्लास में कुछ नेटवर्क के कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।